नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं आप सही होगे, सुरक्षित भी होगे। हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। तो जैसे कि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि हमने फिजिक्स रूटीन MCQ की क्लासें स्टार्ट की हुई है। तो आज की हम जो क्लास है फिजिक्स रूटीन की 61 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि ऑप्शन ये है, जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है, या फिर जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी की पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 14 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस तक बर्फ जमने की प्रक्रिया के दौरान जल का घनत्व घटेगा और आयतन में वृद्धि होगी। तो इस कारण से हमारे जो पाइप है वो फट जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 क्वेश्चन के बाद आपको स्पष्टीकरण के साथ अच्छी तरह समझाऊंगा कि ये घनत्व, आयतन और प्रेशर, पाइप का फटना ये किस प्रकार निर्भर है एक दूसरे पर। तो ये अच्छी तरह व्याख्या करूंगा मैं आपको। तो अगला क्वेश्चन देखिए अभी आप। अगला क्वेश्चन हमारा 62वां है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि ये IS 1994 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके कि जमने पर बोतल सिकुड़ती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, कांच ऊष्मा का कुचालक है। ये भी सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही है कि जमने पर जल का आयतन, मतलब कि जब पानी का तापमान कम होगा, जमेगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। ये इसका सही आंसर होगा, तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इसकी अगर मैं व्याख्या की बात करूं तो व्याख्या इसकी भी सेम ही होगी। हम 63वें क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? यूपी PCS 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन हो गए, आयतन में की परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ये तीसरा ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कि पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अब देखिए आपको मैं सही स्पष्टीकरण बताता हूँ। 3 क्वेश्चन हो गए एक जैसे, तो 3 क्वेश्चन होगा जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये देखिए आप, ये क्या होता है, ये डायग्राम देखिए पहले आप। जो ये डायग्राम है इसमें पहली जो सिचुएशन है ये कह रहा है कि जो घनत्व है जिसको हम D डेंसिटी से डिनोट करते हैं, ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है दाब के। ये तो पहली सिचुएशन हो गई। अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो घनत्व बढ़ेगा। किसी भी लिक्विड का दर का जो हमारा घनत्व होगा वो बढ़ेगा प्रेशर के साथ। अगर कम प्रेशर करते हैं तो हमारा घनत्व घटेगा। ये डिपेंड हो गया। अब हम दूसरे की बात करते हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे तीनों क्वेश्चन पर बेस है। अब हम तीसरे सेकंड सिचुएशन की बात करते हैं, टेम्परेचर की। टेम्परेचर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारा डेंसिटी इंक्रीज होगा, उल्टा होगा। कम करेंगे तो ज़्यादा होगा और ज़्यादा करेंगे तो कम होगा। ठीक है, अब हम दूसरा डायग्राम देखते हैं आपको समझाने के लिए। ये देखिए, इसमें यहाँ पर 2 सिचुएशन है। हम तापमान घटा रहे हैं क्योंकि हमारे तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है वो तापमान घटने के को लेकर है। अब देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से मैंने 4 डिग्री सेल्सियस किया और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस किया। तापमान मैंने जो टेम्परेचर है वो घटा दिया। अब देखिए एक बात आप याद रखना कि जो 4 डिग्री सेल्सियस है ये हमारा मिडिल पॉइंट है। इस पर जो हमारा लिक्विड का जो हमारा पानी होगा इसका जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी 4 डिग्री सेल्सियस में। ये याद रखना है। अब मैं आपको 2 सिचुएशन बताता हूँ। 10 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान मैंने घटाया और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए क्या होगा, जो वॉल्यूम है पहले तो घटेगा 10 डिग्री सेल्सियस से। ध्यान से सुनना, 10 डिग्री सेल्सियस से हम अगर 4 डिग्री सेल्सियस जाते हैं तो हमारा वॉल्यूम घटेगा। और जो डेंसिटी है, क्योंकि मैंने आपको बताया वॉल्यूम के इन्वर्स होती है, तो वो डेंसिटी मेरी बढ़ेगी।
ठीक है, डेंसिटी मेरी बढ़ जाएगी। अब देखिए, अब मैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। 4 डिग्री सेल्सियस में मेरा जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम पीक पर पहुंच गई, मैक्सिमम हो गई। उसके बाद अगर मैं कोई हल्का सा भी टेम्परेचर घटाता हूँ तो मेरी डेंसिटी फिर से कम होने लगेगी, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर के वो पीक पर पहुंच जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस जाने पर, चाहे 4 से 3 चले जाओ, 3 से 2, फिर 2 से 1, 1 से 0, माइनस में चले जाओ, वो डेंसिटी आपकी घटती जाएगी। वो कैसे होगा? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। आपका जो वॉल्यूम है यहाँ पर पहले क्या था? वॉल्यूम घट रहा था, डेंसिटी आपकी बढ़ रही थी। अब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी आपकी इन्वर्स है, व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसलिए डेंसिटी आपकी घटेगी। तो यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन दिए हैं, पाइप फटने का उदाहरण जो आपने पूछा था इसने, तो हम देखते हैं वॉल्यूम से ही हमारा पाइप फटता है, क्योंकि वॉल्यूम से उसका आकार, जो आकार है पाइप में पानी का, वो बढ़ता है, स्प्रेड होता है, तो जिससे पाइप फट जाता है। जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर क्या होता है कि जो पाइपें होती है, ज़्यादा सर्दी होने के कारण 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे पारा गिरने के बाद, तो वहाँ पर पानी है, जो बर्फ़ है, वो आयतन बढ़ने लगता है। डेंसिटी का हमारा कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर, डेंसिटी कोई रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम जो पानी है, पानी में जो आपका अंदर स्पेस है उससे ज़्यादा हो जाता है और वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो इसलिए पाइप हमारा फट जाता है। ये हमारा कारण हो गया। सही स्पष्टीकरण मैंने आपको दिया। अब मैं एक अदर फैक्ट बताता हूँ आपको डेंसिटी को लेकर। ये मैंने वॉल्यूम को लेकर बता दिया कि वॉल्यूम का क्या उदाहरण बन सकता है। अब मैं आपको डेंसिटी का बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए ये डायग्राम, मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम देखिए। अब देखिए इस पर जो क्वेश्चन है, आपको सामान्य से किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि आपको औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो वो कहेगा कि अगर आपको 2 का निकालना है तो 2 प्लस कीजिए, डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। अगर 3 का निकालना है तो तीनों को प्लस कीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे आपको बताएंगा। तो अगर मैं, इसमें भी फॉर्मूला है, बट आप इस पर डिपेंड कैसे करता है कि एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन। ये मास पर डिपेंड करता है और आपके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है डेंसिटी, किसी भी द्रव की डेंसिटी। अगर हमारे पास D1 और D2 घनत्व के 2 द्रव हैं और यदि उनकी जो M1 और M2 है, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, D बराबर होता है M अपॉन V। अभी मैं V की नहीं बात कर रहा हूँ, अभी मैं मास की, द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ। M1 बराबर M2 है, तो उसकी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी, अगर मैं एवरेज डेंसिटी की बात करूँ तो उसकी एवरेज डेंसिटी क्या होगी, इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये वाला, D1 इंटू D2 अपॉन D1 प्लस D2। याद रखना। अब बच्चे क्या गलती कर देते हैं, उसको वॉल्यूम दे देता है बराबर, तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, और अगर मास दे दें तो D1 प्लस D2 अपॉन 2 लगा देते हैं। तो इसमें ये डिफरेंस है। अगर आपको जो मास है वो बराबर दिए हुए हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको मास, द्रव्यमान बराबर दिए हुए हैं। अगर आपको वॉल्यूम D बराबर mv, अब हम v की बात करेंगे। अगर हमें वॉल्यूम बराबर दिया है V1 बराबर V2, ये बराबर दिया है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सिंपल वाला। ये एवरेज फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ में आया? अगर हमको मास बराबर दिए हुए है, द्रव्यमान बराबर दिया है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें वॉल्यूम, आयतन बराबर दिया है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 64 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 64 क्वेश्चन हमें बोलता है कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? बताइए। पहला ऑप्शन है नाव के भार से कम, नाव के भार से ज़्यादा, या फिर नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या फिर नाव के भार के बराबर। देखिए इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं, उनके सिद्धांत पर कार्य करता है। उन्होंने क्या बताया था कि अगर कोई वस्तु किसी पानी की सतह पर तैरती है तो वह, इसका कारण बताते हैं कि वो अपने भार के बराबर ही, जो सतह है उसके बीच में डूबी हुई होती है, अंदर डूबी हुई होती है, वो अपने भार के बराबर पानी को विस्थापित करता है। तो इसका आंसर फोर्थ नहीं होगा, ध्यान से रखना। नाव के बराबर भार के नहीं होगा, वो होगा नाव के उस भाग के बराबर, भार के बराबर होगा जो झील के पानी की सतह के नीचे है, क्योंकि उसने पानी को विस्थापित किया है। ठीक है,
उसने पानी को विस्थापित किया है तो उसके भार के बराबर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। समझ में? अगर मैं इसकी स्पष्टीकरण की व्याख्या करूं तो स्पष्टीकरण, इसका व्याख्या जो एक्सप्लेनेशन होगा यही हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 65वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 65वां क्वेश्चन कहता है कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू हो सकता है? कौन सा नियम लागू होगा? ये SSC 2011 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन कहता है कि गति का पहला नियम होगा, दूसरा नियम होगा, तीसरा नियम होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया है, गति का पहला नियम अच्छी तरह पढ़ाया है। इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये जड़त्व के कारण ही होता है कि जो पिटाई करने पर गद्दे की वो झड़ जाते हैं, उसके जो कण है वो एक्टिव हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ये आपके जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व भी मैंने अच्छी तरह पढ़ाया है। अगर आपको समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें लेक्चर होगा, उसमें आप ध्यान से पढ़िए। न्यूटन का फर्स्ट लॉ मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। तो इसका जो आंसर है वो पहला, गति का पहला नियम हो जाएगा। तो आप लेक्चर, पिछले वाले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 66वां क्वेश्चन क्या कहता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि ये UPPCS में आया हुआ है। इसका ऑप्शन है बर्फ सड़क से सख्त होती है, नहीं होगा। सड़क बर्फ से सख्त होती है, ये भी नहीं होगा। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, या फिर बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि क्योंकि पृथ्वी की पर उसकी सतह खुरदुरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह पृथ्वी को खुरदुरी होने के कारण ही हम उस पर पैर से झटका देकर पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं। और न्यूटन का तृतीय नियम आया है। न्यूटन का तृतीय नियम मैं पहले आपको डिस्कस कर दूं। वैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि ये तीन फैक्ट आपको जानने जरूरी है न्यूटन के थर्ड नियम के लिए, कि जब हम किसी उसमें फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का मान बराबर होगा, एक्शन टू रिएक्शन होगा, फोर्स का मान बराबर होगा, लेकिन उसमें जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो अलग अलग होगी, विपरीत होगी। और जो वस्तुएं होगी वो भी आपकी विपरीत होगी, क्योंकि पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर फोर्स लगा रही है, दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर फोर्स लगा रही है। तो इसमें क्वेश्चन आया भी था, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें भिन्न भिन्न वस्तुओं पर बल लगता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर, और डायरेक्शन भी उल्टी होती है, लेकिन फोर्स का मान बराबर होता है। ये आपको तीन फैक्ट इसके बारे में याद रखने हैं। तो अगर मैं फ्रिक्शन की बात आई है तो फ्रिक्शन की बात करूं तो सड़क पर रफ सरफेस होता है, जबकि बर्फ का जो चिकना सरफेस होता है तो इस पर फ्रिक्शन कम बनता है, इस पर ज़्यादा बनता है। तो इसलिए हम ज़्यादा फोर्स लगा सकते हैं पृथ्वी पर, और पृथ्वी हम पर रिएक्शन के रूप में ज़्यादा बल हमें आगे की ओर धकेल सकती है, जिससे कि हम इजीली तरीके से बर्फ़ की अपेक्षा कंपैरिजन में सड़क पर आसानी से चल सकते हैं। इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 67वां क्वेश्चन क्या कहता है? रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्योंकि ये भी सेम ही है, सेम एज ए पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। ये आपका सेम एज एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 67वां क्वेश्चन क्या कहता है? लड़की के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि, अब देखिए वही बात है कि फ्रिक्शन वाली। फ्रिक्शन, अगर हमारा कोई चौकोर सरफेस है, अगर हम इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो देखिए कितना बड़ा सरफेस है, ये आपका फ्रिक्शन ज़्यादा मांगेगा। फ्रिक्शन ज़्यादा मांगेगा तो आपका फोर्स भी ज़्यादा मांगेगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। फोर्स बोलेगा कि मुझे तो ज़्यादा मेरी वैल्यू बढ़ाइए जब मैं इसको आगे की ओर खींच पाऊँगा। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ, गोल चीज़ है, गोल चीज़ का भी यही फंडा है। गोल चीज़ को आप पुल करोगे ये भी ऐसे होगा। ये नहीं है कि सरफेस स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा उस पर ही होगा। सरफेस अगर गोल है वो भी ऐसे ही रिएक्शन करेगा। अगर मैं गोल को, जैसे ये सिलेंडर है, इसको मैं लुढ़काऊँ, ऐसे लुढ़काऊँ आगे की ओर, ये आगे की ओर लुढ़क रहा है, तो देखिए इसके सरफेस चेंज होते जा रही है और फ्रिक्शन कम लगता जा रहा है अर्थ के साथ। जो अर्थ के साथ फ्रिक्शन लग रहा है इसका बहुत ही कम लग रहा है। तो इसके कारण जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लुढ़कना अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है, इसका राइट करेक्ट आंसर फोर्थ हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए
69 क्या कहता है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तथा जहाज का स्तर, ऑप्शन दिए गए हैं, पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, ऊपर या नीचे होगा, जो उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करेगा। इसका सिंपल सा आंसर है कि थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है, डेंसिटी बेस्ड। अब देखिएगा, कोई नदी है और ये अपना है ओशियन। तो ओशियन में NaCl जो सोडियम क्लोराइड होता है, नमक के कारण इसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू नदी के। जो नदी का पानी होता है इसकी जो डेंसिटी है वो कम होती है, ठीक है। इसमें क्लोराइड विलियन होते हैं, इसमें होते हैं आपके NaCl सोडियम क्लोराइड के। तो इसी कारण से जब ये आपस में मिलते हैं इसके मुहाने पर, नदी और समुद्र के मुहाने पर जहाँ पे इनका मिलन होता है, यहाँ पर डेल्टा का मिलना, डेल्टा का बनना, इसी का कारण है डेंसिटी का, ठीक है। तो जब जहाज है कोई, अगर ये नाव है कोई, तो ये इसमें एंटर करेगी तो ये थोड़ी, इसका जो स्तर है, लेवल है, वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। तो ये लेवल इसका इसके कंपैरिजन में ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है UP PPCS का है, 1994 का। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? बताइए क्या होगा? लोहे की पारे में रासायनिक, ये तो नहीं होगा। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम है। जो ये करेक्ट हो जाएगा, आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। ये देखिए, अब देखिए, इसने कहा है कि जो लोहा है, एक है वाटर, इसमें वाटर है, और इसमें है आपका Hg पारा, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। वाटर और मरकरी है, ठीक है। अब इसकी अगर हम डेंसिटी देखिए, इसकी डेंसिटी पारे की जो डेंसिटी है उसके कंपैरिजन में कम होगी, और जो पारे की डेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। अब जो इस्पात है, इस्पात की कोई कील है, अगर इस्पात की कोई कील है हम इसमें डालते हैं, तो इसका जो घनत्व होगा इस्पात का वो पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। जबकि जो इस्पात की कील हम पारे में डालते हैं, वो उसका घनत्व है वो पारे से कम है। जो ज़्यादा घनत्व वाली वस्तु है वो कम घनत्व वाली वस्तु में सेटल डाउन हो जाएगी, और जो कम घनत्व वाली वस्तु है वो पारे का जो घनत्व ज़्यादा है वो उसके पर तैरती हुई नजर आएगी आपको, वो सेटल डाउन नहीं होगी, ठीक है। ये इसका स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन है। तो ये आज की क्लास हम 70 क्वेश्चन के साथ समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, और अगर आप अपने दोस्तों का भला चाहते हैं तो एक रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे ITI नगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।